हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं न्यूट्रिशन में। मतलब हमने न्यूट्रिशन में जो अंग या जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने बताया था कि बक्कल कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और जो ग्लैंड्स होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लीवर, ये सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पाचक एंजाइम्स यानी कि एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। तो ये चीजें हमने बता दी थी। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा अंग या कौन सा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो किस चीज का सिक्रीशन करता है और किस पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या होता है। मान लीजिए अगर भोजन बक्कल कैविटी में आया तो वहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, स्टमक में आया तो वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम वही डायग्राम, जो पिछला वाला डायग्राम बनाया था हमने, उसको एक बार फिर से बना देते हैं। उसको बना के समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले माउथ हो गया, फिर बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के बाद फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैंक्रियास ओपन होता है और लीवर भी ओपन होता है। लीवर सबसे, तो सबको पता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये एक सिंपल डायग्राम है। तो ये हो गया माउथ, बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन। और ये हो गया एनस। ठीक है। अब हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि होता क्या क्या है। तो सबसे पहले भोजन माउथ से आता है। भोजन जो है वो मुख से, मुख गुहा में आया। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया कि जो मुख गुहा है यानी बक्कल कैविटी, यहां पर जो सलेवरी ग्लैंड होती है, जो सलेवरी ग्लैंड है यानी कि लार ग्रंथि, ये लार का सिक्रीशन करती है।
मुख गुहा में लार ग्रंथि लार का सिक्रीशन करती है, यानी सलाइवा का। लार का श्रावण करती है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, लार में पाचक एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। या फिर इसको जो है अमाइलेज कहते हैं। ठीक है, टाइलिन या फिर अल्फा अमाइलेज ये पाया जाता है। ठीक, अब जो टाइलिन है ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है ये स्टार्च को माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। कौन? टाइलिन। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर अब बचा हुआ भोजन फेरिंग्स यानी ग्रसनी एवं ग्रास नली से क्रमाकुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। सर अच्छा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं बोल रहा है सर। ठीक है, तो सर जो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देगा, अभी नेटवर्क सही हो जाएगा तो अपने आप सही दिखाई देगा। इसको छोटा कर दे रहे हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। नहीं सर, अब भी नहीं दे रहा है सर। तो इसको बड़ा लिखे क्या? बड़ा करके लिखे। बड़ा करके लिखिए। बोलने से कोई फायदा नहीं। हाँ अच्छा, किसी को नहीं दिख रहा है? मिटका दिए सर। फिर से लिख रहे हैं। लिखिए। अब देखो, पूरी चीजें नहीं लिखेंगे, अब लिखना आपको है, हम बोलते जाएंगे। तो भोजन जो है वो सबसे पहले मुख गुहा में आएगा। भोजन कहाँ आया? मुख गुहा।
यानी कि बक्कल कैविटी में। यहां पर जो लार ग्रंथि है, ठीक है, हम बोलते जा रहे हैं, आप इसको लिखते जाइएगा, जहां पे कोई कंफ्यूजन हो वहां पूछ लीजिएगा। जो लार ग्रंथि है वह लार का सिक्रीशन करेगी। लार यानी सलाइवा, उसका सिक्रीशन करती है, यानी श्रावण करती हैं। और जो लार है उसमें क्या होता है, एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन या जिसको कहते हैं एमाइलेज, इसका एमाइलेज का श्रावण करती है। मतलब लार का श्रावण करती है, और लार में क्या होता है, टाइलिन होता है। टाइलिन क्या करता है, जो स्टार्च है सर, टाइलिन स्टार्च को तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट में। किसमें तोड़ता है, माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में। सर साफ नहीं दिखा रहा है। बेटा अब यहां पर बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब कि वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब तो दिखना चाहिए, है ना। अगर पीछे वो बैकग्राउंड में कोई लाइट आ रही हो तो उसको बंद कर दो, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सर टाइलिन के बगल में क्या लिखे हैं सर? टाइलिन के बगल में एमाइलेज है। ठीक है सर। ठीक है, तो एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को, स्टार्च किस में पाया जाता है, जैसे जो भी सीरियल्स है, यानी कि जो भी हम जो है चावल, वो क्या कहते हैं, आटा है, ठीक, उस तो जो आटा है यानी उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च जब भोजन के रूप में आता है तो फिर वो टूट जाता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज, किसकी मदद से, टाइलिन, जो कि सिक्रेट करता है लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड। जो लार है ये कौन सिक्रेट कर रहा है, लार ग्रंथि, इसको सिक्रेट कर रही लार ग्रंथि। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा हुआ भोजन है, देखिए पाचन यहां पर सिर्फ किसका हो रहा है, स्टार्च का। जो मुख गुहा है यानी बक्कल कैविटी, उसमें लार का श्रावण होता है और लार में टाइलिन होता है, इसलिए वहां पर सिर्फ स्टार्च का क्या होता है, डाइजेशन होता है। बाकी जो भोजन है जिसमें प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, वो अब ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में चला जाता है। लेकिन ये कैसे जाता है, जो क्रमाकुंचन गति है जिसको पैरास्टेल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो भोजन है वो कहाँ चला जाता है, ग्रसनी और ग्रासनली से होता हुआ आमाशय में चला जाता है। ठीक है, क्रमाकुंचन को क्या कहते हैं, पैरास्टेल्टिक मूवमेंट। यानी क्या होता है, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, जिसके कारण मूवमेंट होता है मसल्स का, और जिसके कारण फूड जो है वो नीचे मूव कर जाता है। ठीक है, अब भोजन कहाँ आ गया, स्टमक में। अब स्टमक में देखिए कई सारी ग्लैंड्स होती हैं और कई सारी सेल्स होती हैं।
ग्लैंड्स कौन सी होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि क्वालिटी कम दिया सर। जठर ग्रंथि होती है यहाँ पर। और इसके अलावा सेल्स होती हैं, जैसे ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स एक ही हैं, पैराइटल सेल को ही ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। तो अब यहां पर जो स्टमक है, यानी आमाशय में पैराइटल सेल HCl का सिक्रीशन करेंगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl का सिक्रीशन करती है। तो HCl के सिक्रीशन से होता क्या है? HCl जो जठर ग्रंथि के एंजाइम है, HCl क्या करता है? जो जठर ग्रंथि के एंजाइम है, यानी कि पेप्सिन, उसको एक्टिवेट कर देता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। हेलो सर। हाँ, सर हल्का बड़ा बड़ा लिखे। और कितना बड़ा लिख दे? पूरा बोर्ड लिख दे क्या? इससे बड़ा लिखेंगे तो फिर तो लिख ही नहीं पाएंगे, तुम लोग लिखते रहोगे। और मेरी बातों को समझो ना, हम जो बोल रहे हैं उस हिसाब से लिखो, सिर्फ बोर्ड के भरोसे ना रहो। बोर्ड के भरोसे रहोगे तब तो लिख चुके। सर क्वालिटी कम जा रहा है सर, साफ नहीं दिखता है सर, इसलिए बड़ा लिखिए। बड़ा लिखने का मतलब ये है कि फिर हम तुम लोग को चैप्टर खत्म ही नहीं कर पाएंगे। फिर हम एक बोर्ड पे सिर्फ 2 ही लाइन लिख पाएंगे। इससे बड़ा, ये पता है, ये इस बोर्ड पे सबसे बड़ा लिखा हुआ है हमने। इससे बड़ा लिखने का मतलब है सिर्फ 2 लाइन लिखो आप। हम तो कह रहे हैं ना कि हम जो बोल रहे हैं वो लिखते जाइए आप। हम जो लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं वही लिखिए, उस पर बस ध्यान दीजिए कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, वो तो हम इसलिए लिख दे रहे हैं जिससे कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा हो तो वो आप सही कर लीजिए। तो इसके बाद क्या हो रहा है? जो HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि कौन सिक्रीट कर रहा है? पैराइटल कोशिका, यानी पैराइटल सेल्स। इसी को एक्सॉन्टिक ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ये HCl क्या करता है? अब जो आमाशय है उसका pH कम कर देता है। आप लोग समझ रहे हैं ना कि pH क्या होता है? pH कोई पता है आप लोग को? जो pH है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब HCl आएगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए इसमें है। तो जब HCl आएगा तो क्या करेगा? इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। यानी कि जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि pH जो है अब वो कम हो जाएगा। और pH कम होने का मतलब ये है कि देखिए pH की एक रेंज होती है। नॉर्मल यानी न्यूट्रल जो है, जिसको उदासीन कहते हैं, वो 7 कहा जाता है। 7 के नीचे का जो pH है उसको कहते हैं एसिडिक pH या अम्लीय। और 7 के ऊपर का जो pH है, यानी 8, 9, 10, ये क्या कहलाएगा? क्षारीय। जब H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अम्लीय होगा, और OH कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो क्षारीय होगा।
तो HCl के कारण H+ कंसंट्रेशन बढ़ता है, यानी कि जो अमाशय है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, यानी अम्लीय हो जाएगा। कई लोगों को शिकायत होती है एसिड बनने की, यानी गैस बनने की। तो किस लिए होती है, जब ज्यादा HCl का सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो HCl का सिक्रीशन क्यों होता है कि जब भोजन हम लेते हैं तो भोजन में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन, जो कि अमाशय में रिलीज होता है। अब ये जो पेप्सिन है ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। एक्टिव कब होगा, जब HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में तोड़ देगा। तो क्या होता है, पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव था, अब वो एक्टिव हो जाएगा पेप्सिन में। जब HCl इस पर एक्ट करेगा। अब ये जो पेप्सिन है, जो एक्टिवेटेड पेप्सिन है, यानी सक्रिय पेप्सिन, ये क्या करता है, भोजन मतलब प्रोटीन को, ये प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ये पेप्सिन क्या करता है, इस प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। तो जठर ग्रंथि द्वारा जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, और पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ दिया। इतना काम हो जाता है। आपको याद क्या रखना है, ये पेप्सिन पूछा जाता है कि आमाशय में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम रिलीज होता है, तो वो है पेप्सिन। कौन होता है, पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। इसके अलावा जो जठर ग्रंथियां हैं, ये जो स्टार्च है, इससे गैस्ट्रिक लाइपेज, मेनली गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, माइलेज तो छोड़ दीजिए। यानी कि जो लिपिड है, वो जठर लाइपेज की मदद से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इसमें टूट जाता है। तो स्टमक में HCl का सिक्रीशन हुआ, HCl ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया, पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ दिया। फिर जो लाइपेज है, यानी गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि जठर ग्रंथि रिलीज करती है, ये लिपिड को ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल में तोड़ देता है। इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भोजन जो है, जो कि स्टमक में था, अब स्टमक से होता हुआ कहां पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि क्षुद्रार्थ, यानी कि छोटी आर्त में। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो
लीवर है यानी यकृत, यकृत क्या करता है, बाइल जूस जो होते हैं या बाइल अम्ल जो है, इसको बाइल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, इसको रिलीज करता है। लीवर क्या करता है, लीवर में बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर बाइल सॉल्ट जो है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब उसकी जरूरत होती है यानी कि जब हम लिपिड्स या फैट वाला भोजन करते हैं तो ये बाइल सॉल्ट जो है गाल ब्लैडर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है यानी कि छोटी आंत में। अब बाइल सॉल्ट का रिलीज जो है वो लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल सॉल्ट क्या करता है, ये बड़े वसा अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। इनमें तोड़ देता है। ये कौन करता है, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है, बड़े वसा अणुओं को यानी कि फैट ग्लोब्यूल्स, जो कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सभी जानते हो कि जो फैट होता है यानी वसा या लिपिड, वो क्या होता है, इनसॉल्युबल टू वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में घुलता नहीं है। आप चाहे तेल को देख लीजिए, चाहे आप घी देख लीजिए, जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है तो वाटर अलग हो जाता है, घी अलग हो जाता है। सर अच्छा से नहीं दिख रहा है सर, सर अच्छा से नहीं दिख रहा है। किसको नहीं दिख रहा है? सर आरके कल्याण हाई स्कूल पांडु। अब दिख रहा है? नहीं सर। अभी तुम नेटवर्क प्रॉब्लम होगी फिर। बाकी सबको दिख रहा है? तरासी दिख रहा है आप लोग को? चलिए, नहीं दिख रहा है सर। किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं, बहुत धुंधीला धुंधीला खाली दिख रहा है। लेस्लीगंज दिख रहा है आपको? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। वाइज है सर, खराब है सर। नहीं दिख रहा है सर, किसी ने अच्छा नहीं लिखा सर। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती तो समझ में आ जाता है कि आप लोग को नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब कि नेटवर्क प्रॉब्लम है इस समय मॉर्निंग में, जिसके कारण नहीं दिख रहा है। सर, ज्यादा ब्लर दिख रहा है, ब्लर ज्यादा दिख रहा है। हाँ, ब्लर सर बहुत छोटा छोटा भी लिखा हुआ है ना। छोटा छोटा सिर्फ ये डायग्राम बना हुआ, बाकी तो चीजें बड़ी लिखी हुई है। डायग्राम छोटा है क्योंकि डायग्राम को पूरा डिटेल में यही बनाना था ना, इसलिए छोटा दिख रहा है। अच्छा, एक बार और नेटवर्क चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। चलिए, अब दिखेगा सही से। तो हम ये कह रहे थे कि भोजन वो लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है यानी छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में लीवर बाइल सॉल्ट का सिक्रीशन करते हैं, स्रावन करते हैं। अब मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि जो बाइल सॉल्ट है वो बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दे रहा है।
इससे क्या हो रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ यानी वसा का इमल्सिफिकेशन। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम सब बता रहे हैं, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ये क्या हो रहा है, इमल्सिफिकेशन हो रहा है वसा का। इमल्सिफिकेशन का मतलब बड़े ग्लोब्यूल्स, बड़े फैट अणुओं को छोटे वसा अणुओं में तोड़ना। पूछा जाता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का इमल्सिफिकेशन क्या है। वसा का इमल्सिफिकेशन क्या है, बाइल सॉल्ट की मदद से, कहीं लिख लीजिए इमल्सिफिकेशन, वसा का इमल्सिफिकेशन, उसमें आगे करके डैश करके लिख लीजिए कि इसका मतलब यह है कि बाइल सॉल्ट की मदद से बड़े वसा अणुओं को छोटे वसा अणुओं में तोड़ना, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े वसा अणुओं को डायरेक्ट एंजाइम तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल वाटर होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और जो चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं है उस पे एंजाइम काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि एंजाइम काम करने के लिए उनको चाहिए होता है वाटर का मीडियम, और जब वाटर ही नहीं उससे मिक्स हो पा रहा है तो फिर कैसे हो पाएगा। इसलिए वसा अणुओं को छोटे वसा अणुओं में तोड़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन और ये काम कौन करता है, बाइल सॉल्ट। और बाइल सॉल्ट कौन रिलीज करता है, लीवर। तो इसलिए जब लीवर फैटी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा लिपिड वाला भोजन बंद कर देते हैं। लीवर फैटी मतलब लीवर जो है स्वेल हो जाए। स्वेल कब होता है, जब ज्यादा फैट हम खाते हैं। मान लिए 4-5 दिन से खूब तेल मसाला खा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, लीवर बढ़ जाता है। डॉक्टर क्या कहता है, लीवर बढ़ गया है, लीवर फैटी हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि ज्यादा फैट खाएंगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा लीवर को, और ज्यादा लीवर काम करेगा तो फिर लीवर क्या होगा, वो टायर्ड हो जाएगा। ठीक है, टायर्ड का मतलब ये है कि ज्यादा बाइल सॉल्ट रिलीज करेगा तो फिर क्या होगा कि उसको ज्यादा सेल्स चाहिए होंगी, इसलिए वो क्या होता है, बढ़ जाता है लीवर। तो इसलिए ज्यादा आप फैट खा नहीं सकते हैं क्योंकि उससे लीवर को प्रॉब्लम होगी। तो स्मॉल अमाउंट में आप फैट या पर डे आप फैट नहीं खा सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फैट या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही आपको खाना है। ठीक है, ज्यादा नहीं खा सकते, वरना लीवर को प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि बाइल सॉल्ट फिर हाई लेवल में रिलीज होगा, और फिर हाई फैट जो होगा, लार्ज फैट जो होगा, वो स्मॉल फैट में टूटेगा। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है, लीवर को हो रही है, क्योंकि वो बाइल सॉल्ट रिलीज कर रहा है जब ज्यादा फैट आप खाएंगे। तो लीवर का काम क्या है, बाइल सॉल्ट रिलीज करना, और बाइल सॉल्ट का काम क्या है, वसा अणुओं को छोटे वसा अणुओं में तोड़ना, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा आगे। फैट जो है अब वो छोटे छोटे अणुओं में टूट गया। अब ये फैट आसानी से एंजाइम की मदद से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, कैसे तोड़ा जा सकता है, देखिए लीवर ने तो अपना सिक्रीशन कर दिया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज अपना सिक्रीशन करेगा, यानी अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है दिखा, वो अग्नाशयिक रस रिलीज करता है। बड़े बड़े में ठीक है, अग्नाशय क्या करता है, वो अग्नाशयिक रस रिलीज करता है, जिसको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। अब इस पैंक्रियाटिक जूस में कई सारे एंजाइम होते हैं। सबसे पहला एंजाइम ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम काइमोट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों का काम एक ही होता है। एक क्या होता है,
ये जो है ये प्रोटीन को जैसे पेप्सिन तोड़ता था वैसे ही ये भी तोड़ देंगे। किसमें तोड़ देंगे? ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, या पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। तो अग्नाशयिक रस में यानी पैंक्रियाटिक जूस जो कि अपना श्रवण स्मॉल इंटेस्टाइन में करेगा, वो क्या करता है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को रिलीज करता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन कहां पर रिलीज होता है? तो ट्रिप्सिन जो है वो क्षुद्रार्थ यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीट करती है, यानी अग्नाशयिक अमाइलेज। और ये अग्नाशयिक अमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च को, जो सलाइवरी अमाइलेज करता था वही ये भी करेगा, यानी स्टार्च को किसमें तोड़ देगा? स्टार्च को तोड़ देगा ये माल्टोज में, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। सौंदर्य है। तो अब प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, स्टार्च का डाइजेशन हो गया। अब इसके बाद बचा क्या? वसा। वसा को तोड़ने के लिए यहां पे पैंक्रियाटिक लाइपेज रिलीज होता है। अग्नाशयिक लाइपेज, और ये क्या करता है? इसको, वसा को ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल में तोड़ देता है। तो क्या क्या हुआ यहां पर? जो अग्नाशयिक रस है उसमें ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, इसने प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ दिया। अग्नाशयिक अमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया। अग्नाशयिक लाइपेज ने वसा को ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल में तोड़ दिया। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस थे उसमें ये सारे एंजाइम थे। इसके बाद कुछ एंजाइम जो है वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है, यानी कि जो इंटेरोसाइट्स होती हैं, छोटी आंत की कोशिका जो है वो भी कुछ एंजाइम रिलीज करती हैं। वो कौन से एंजाइम है? वो एंजाइम है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ये तीन एंजाइम है जो कि छोटी आंत की कोशिका रिलीज करती हैं, यानी इंटेरोसाइट्स रिलीज करती हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो माल्टेज है वो माल्टोज को ग्लूकोज
2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। किसमें तोड़ देते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, माल्टोज को। उसी तरीके से सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया जाता है। सुक्रेज क्या करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज को लैक्टेज जो है वो तोड़ देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो ये जो एंजाइम है जो कि छोटी आंत से निकलते हैं यानी क्षुद्रार्थ से निकलते हैं, कौन कौन से? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ये माल्टोज को ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देते हैं, लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग के? तो भोजन का 90% मान लीजिए या 95% डाइजेशन वो कहां हो जा रहा है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जा रहा है। क्योंकि तो भोजन में आखिर मिल क्या रहा है? भोजन में आखिर मिल रहा है प्रोटीन, स्टार्च, वसा, और ये सभी के पाचक एंजाइम छोटी आंत में रिलीज होते हैं। प्रोटीन को ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन की मदद से पेप्टाइड्स और पेप्टोन में तोड़ दिया जाता है। स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में तोड़ दिया जाता है। फिर इसी माल्टोज को आगे चलकर ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। उसी तरीके से जो वसा है उसको लाइपेज की मदद से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ दिया जाता है। तो अल्टीमेटली मिल क्या रहा है? अल्टीमेटली हमें पेप्टाइड्स मिल रहे हैं, माल्टोज मिल रहा है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल रहा है। अब पेप्टाइड्स का फर्दर डाइजेशन होता है, माल्टोज का फर्दर डाइजेशन होता है। माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। फिर और सुक्रोज और लैक्टोज होते हैं, इनको भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में या गैलेक्टोज में तोड़ दिया जाता है। जो पेप्टाइड्स होते हैं इनको अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। किस में तोड़ दिया जाता है? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में कौन तोड़ता है? अमीनो पेप्टाइडेज। अमीनो पेप्टाइडेज ये एंजाइम होता है, ये भी छोटी आंत से निकलता है। तो छोटी आंत है, इसकी कोशिका से एक एंजाइम और निकलता है अमीनो पेप्टाइडेज। ये पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जा रहा है? हमें मिल जा रहा है प्रोटीन से अमीनो एसिड, और लिपिड से फैटी एसिड, इसको फैटी अम्ल हो गया, और कार्बोहाइड्रेट से हमें मिल जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। ये चीजें मिल जा रही। ये क्या है? ये है सिंपल मॉलिक्यूल, सरल अणु है। क्या है ये? ये सब
सरल अणु है। तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है, और वो किसकी मदद से हो रहा है? इन सारे एंजाइम की मदद से हो रहा है। तो सारे एंजाइम मिलकर क्या करते हैं? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, यानी अमीनो एसिड यानी प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है, लिपिड को फैटी एसिड में तोड़ दिया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया जाता है। अब ये तो हो गया डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हुआ? जटिल अणु सरल अणु में टूट गए। अब क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। अब जो भी सरल अणु मिले इनको क्या किया जाता है? इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा? छोटी आंत द्वारा। छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत में इनका जो सरल अणु मिले हैं पाचन के बाद उनका अवशोषण होता है। इसमें हो रहा है छोटी आंत में, ये ध्यान रखिएगा। अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, क्षुद्रांत में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब जो छोटी आंत है उसमें जो आउटर लेयर है वो फिंगर लाइक या उंगली नुमा संरचना बनाती है। इस तरीके से ये उंगली नुमा संरचना बनाती है जिसमें ब्लड कैपिलरी फैली हुई होती हैं। ठीक है, ये जो है बेसल लमाइना है, ये ब्लड कैपिलरी है, और ये जो उंगली नुमा संरचना है इनको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि जो विलाई है, ये जो संरचना है, ये कहाँ बनती है? तो ये बनती है छोटी आंत में। इनका काम क्या है? इनका काम है जो मॉलिक्यूल सरल मॉलिक्यूल है इनका डाइजेशन करना, सॉरी एब्जॉर्प्शन करना। तो देखिए जितना ज्यादा विलाई होंगे उतना जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर लेयर इस तरीके से होती जहां पे एब्जॉर्प्शन होना होता, तो कैसे एब्जॉर्प्शन होता? मॉलिक्यूल जो होते वो इस तरीके से डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते। ठीक है, इतने एरिया में वो एब्जॉर्ब होते। लेकिन अगर एरिया में इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए या उंगलीकार संरचना बन गई तो क्या हो गया? इनका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब ये इधर से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं। सेम यहां पर भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी, यहां से, यहां से, यहां से। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यानी जो विलाई है, ये क्या कर रहे हैं? ये एरिया बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ता है तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन तो वैसे भी हो ही रहा था, लेकिन क्या हो गया? अब स्पीड बढ़ गई। एक बार में अब 8-8 या 10-10 मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ऐसे 1 या 2 होते थे। तो मॉलिक्यूल ज्यादा एब्जॉर्ब हो या ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो, इसके लिए क्या होते हैं? विलाई होते हैं। तो विलाई का काम क्या है? मेन सबसे पहला काम है सरफेस एरिया बढ़ाना, दूसरा काम है एब्जॉर्प्शन की स्पीड बढ़ाना।
तो ये जो फिंगर लाई प्रोजेक्शन विलाई हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। नेटवर्क सबका एक ही साथ प्रॉब्लम हो बस आप अब जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कुछ मॉलिक्यूल वो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ जो होंगे वो पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे। और कुछ जो होंगे वो पैसिवली हो जाएंगे। एक्टिवली और पैसिवली समझ रहे हैं? एक्टिव का मतलब होता है जब एनर्जी की जरूरत हो, और पैसिव का मतलब होता है जब एनर्जी की जरूरत ना हो। तो कुछ जो होंगे मॉलिक्यूल उनको एटीपी की जरूरत होगी और कुछ को एटीपी की जरूरत नहीं होगी। अब वो मॉलिक्यूल कौन से हैं जिनको एटीपी की जरूरत होगी, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये क्या होंगे, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि इनको एटीपी की जरूरत होगी। बाकी जो फ्रक्टोज होंगे, गैलेक्टोज होंगे, ये आसानी से पैसिवली थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जहां हायर कंसंट्रेशन होगा वहां से लोअर कंसंट्रेशन पे आसानी से चले जाएंगे। यानी कि ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन, वहां से ये इंटेस्टाइनल विलाई में चले जाएंगे। समझ में आया आपके कि जो अणु मिल रहे हैं, सिंपल अणु या सरल अणु, वो विलाई की मदद से एक्टिवली और पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं छोटी आंत में। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। साफ नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिखेगा, अभी थोड़ी देर में और दिखेगा अच्छे से। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बाकी सबको सही दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसको यहीं पर खत्म करते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट आपका न्यूट्रिशन खत्म हो गया है। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ह्यूमन का न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अवशोषण के बाद सीधे इजेशन है इसका। ठीक है, भोजन जो भी अनडाइजेस्टेड होगा वो आसानी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। इसको एक बार किताब से देख लीजिएगा और इजी हो जाएगा। यस सर। थैंक यू सर।